चलिए वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस एंड आज बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे इम्प्रोवाइज किया जाए लास्ट के कुछ दिनों में। क्या क्या आप कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान से सुनिए। अगर आप डेली थोड़ी थोड़ी भी मेहनत करेंगे, थोड़ी थोड़ी भी नई चीज़ें सीखेंगे सिस्टमैटिक तरीके से, तो अभी भी काफ़ी समय है, आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पर अगर आप सोचेंगे कि मैं 4 दिन लगा के 10 दिन लगा के एकदम पागलों की तरह पढ़ाई करके सब कुछ कवर कर लूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बस ये कोशिश करो कि डेली मुझे थोड़ा सा समय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देना है, वैसे ही डेली थोड़ा सा समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देना है और सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, अब वो सिस्टमैटिक तरीका क्या है, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है, आपको आईयूपैक नेमिंग रिवाइज करनी है। वैसे तो मैक्सिमम बच्चों को आईयूपैक नेमिंग आती होती है, पर अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो बेस्ट तरीका क्या है, आप उठा के 50 क्वेश्चन लीजिए आईयूपैक के। अगर आपने 50 अच्छे क्वेश्चंस, हाँ आंसर देख लो, कोई बात नहीं, आंसर देख देख के करो उनको। बट अगर आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आंसर देख के ही किए हो चाहे, आपको सारे के सारे रूल्स याद आ जाएंगे एंड आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आईयूपैक की नेमिंग में आपको 1 घंटे से ऊपर लगेगा। ठीक है, लिख लो एग्जैक्टली कि मुझे 40-45 क्वेश्चन उठा के करने हैं, पर वो क्वेश्चंस अच्छे चूज करना। ठीक है, थोड़े अच्छे टफ क्वेश्चन चूज करना, उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें आपकी रिवाइज होंगी। राइट। सेकंड बात करते हैं बच्चे जीओसी की। जीओसी में भी, क्योंकि अगर आपको मैं बोलूँ कि कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है, तो इंडक्टिव इफेक्ट नॉर्मली बच्चों को सब कुछ आता है। मेसोमेरिक का बेसिक सा आइडिया उनको होता है। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, रेजोनेंस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे आएंगे, एरोमेटिसिटी क्या होती है, कैसे किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में देखना है कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। बेसिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बेसिसिटी के कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। एसिडिटी के ऊपर ऑर्थो इफेक्ट और एनिलीन की और उसके डेरिवेटिव की एसिडिटी के ऊपर, बेसिसिटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एसिडिटी और बेसिसिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया जीओसी का। देन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वाला पार्ट। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में आप इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हो। और हाइपर कॉन्जुगेशन में जब एल्कीन्स के बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन होती है तो वहां पर कौन से ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होती है। जब कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन आप देखते हो, वहां पे कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है। ये वाले क्वेश्चन नॉर्मली पहले पूछे भी गए हैं, तो इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन डिजाइन हो जाता है। तो जीओसी पे बहुत ज्यादा कहानी पढ़ने की जरूरी नहीं है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, बस इतना सा अगर आप कर लें जीओसी में फोकस करके, तो आई थिंक सफिशिएंट। और इतने से पे कोई भी किताब अगर आप पढ़ रहे हो, बेटा आपको क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे ना। एसिडिटी बेसिसिटी पे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एरोमेटिसिटी के ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, रिसेंट क्वेश्चन, रिसेंट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए हुए पीवाईक्यू, वो भी कर लोगे तब भी हो जाएगा काम। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है जीओसी के बाद आपका स्टीरियो केमिस्ट्री। अब स्टीरियो केमिस्ट्री में किसके ऊपर फोकस करना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, एक कंपाउंड दिया गया है, उसका इजेड नेमिंग करनी है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, अगर करेगा तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो अगर आप कैनवस के नाम से सर्च करोगे या पारस ठाकुर के नाम से सर्च करोगे, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री लेक्चर या स्टीरियो केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में एक पार्ट हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दूसरा, एक पर्टिकुलर कंपाउंड क्या ये कायरल है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, इसके ऊपर क्या ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर उसका आरएस नेमिंग के ऊपर क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट, दो कंपाउंड आपस में इनका रिलेशन क्या है, क्या ये एनेंटियोमर्स हैं या फिर ये डायस्टीरियोमर हैं। ठीक है, या ये पर्टिकुलर कंपाउंड कितने नंबर ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स में एग्जिस्ट करेगा। देन कीटो इनोल टॉटोमरिज्म। तो ये की पॉइंट्स हो गए जो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में इनका ध्यान रखना है। फिर बात आती है आपकी हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन में सबसे इंपॉर्टेंट है बस एल्कीन का मैकेनिज्म समझ लीजिए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अक्रॉस जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म करते हैं, उसका फंडामेंटल अगर आपने समझ लिया, फिर चाहे आप HCl ऐड करो, HBr ऐड करो, HI ऐड करो, वाटर ऐड करो, ROH ऐड करो। ठीक है, सारे सारे मैकेनिज्म जो है वो सिमिलर हैं। ठीक है, कोई बहुत डिफरेंस उनमें नहीं आता। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सेम साइड से एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में इट इज ऑपोजिट साइड से H और OH ऐड होते हैं, बट दैट इज मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, कोई उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो सिर्फ एल्कीन्स के रिएक्शंस को एक बार पढ़ लो, बस एल्कीन्स के क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं। ओके, और एल्कीन के रिएक्शन में एक तो है ना डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन हो रहा है, दूसरा प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन, वो आगे आप पढ़ेंगे हेलो एल्कीन और हेलोरिन में जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हो, वो आपका पार्ट बनेगा कि प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन कैसे होती है।
ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ लेंगे। तो एक बार आपका हाइड्रोकार्बन बेसिक हो गया, फिर आगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कहाँ पर अटैक होगा, ये ग्रुप लगा हुआ, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या कैसा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, कौन से ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं, कौन से ग्रुप हैं जिनमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फास्ट होगा, या कौन से हैं जिनमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत अच्छी आउटपुट नहीं देता है, ठीक है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द, अब क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। तो क्लास 12 में अगर आपने SN1 SN2 E1 E2 ये 4 मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लिए, तो बेटा पूरा हेलो अल्केन्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, इन्हीं 4 मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। यस, ठीक है, आप कोई भी ढंग का मैकेनिज्म उठा लो, अल्कोहल का, ईथर का, हेलो अल्केन का, वो इन्हीं 4 मैकेनिज्म से रिलेटेड आपको मिलेगा। तो इन्हीं 4 के ऊपर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे काम करना है। PYQ तो आप करो, पर PYQ करने के लिए आप बोलते हो ना कि सर क्वेश्चन करते थे समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि आपके ये 4 रिएक्शन के मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए दिक्कत आती है। ओके, तो आप कैनवस पे भी सर्च कर सकते हो। तो ये हो गया आपके ये मेन 3 चैप्टर्स का सार जो है वो SN1 SN2 E1 E2 मैकेनिज्म के ऊपर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल में बेटा कार्बोनिल के क्रॉस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है या सब्स्टिट्यूशन हो रही है, उसी से आपका अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे रिएक्शन डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो कार्बोनिल का जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म्स हैं, उनको एक बार ध्यान से मैकेनिज्म के ऊपर फोकस करो। तो मैं ये आपको ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको डेली का एक टारगेट लेना है कि आज मैं ये वाला टॉपिक कवर करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप आधा ही घंटा दो, पर अगर आप डेली सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करेंगे, ठीक है, तो बड़ा ज़्यादा आपको काम आएगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको साथ साथ में लिखते भी जाओ, और फिर उसको अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि किस बच्चे को ऑर्गेनिक में कौन सा पोर्शन वीक है कौन सा नहीं है वो तो मैं नहीं जानता। तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि ठीक है ये मेरे टॉपिक बचे हुए हैं, तो इनमें ये चीज़ों के ऊपर मुझे फोकस करना है। डेली आधा घंटा निकाल लिया, 40 मिनट निकाल लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, पर वो डेली करना है। ठीक है, फिर तो कार्बोनिल कंपाउंड की ये चीज़ आपको समझ आ गई कि कार्बोनिल में आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म को समझिए, ग्रिग्नार्ड के मैकेनिज्म को समझिए। ठीक है, तो फिर आपको सारे ग्रिग्नार्ड के मैकेनिज्म आपको क्लियर हो जाएंगे अगर आपने 2-3 समझ लिए तो। एंड देन द नेम रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल, अल्डोल, कैनिजारो, क्लेजन, ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, बैकमैन रीअरेंजमेंट हो गया, देन नोइवेनेगल रिएक्शन, राइट। तो कुछ कुछ ये पर्किन रिएक्शन, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट सी नेम रिएक्शंस हैं जो बार बार आए हुए हैं। बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, अर्नट आइस्टर्ट, ठीक है, देन आपका हॉफमैन ब्रोमाइड, वो चलो आगे आपके अमाइड वाले पार्ट में आ जाएगा। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, और वो आपको कैसे पता लगेगा सर कौन से इंपॉर्टेंट है, एक बार उठा के प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो, उसमें जितने भी नेम रिएक्शन पूछे गए हैं वो सारे सारे आपके इंपॉर्टेंट, उनके आपको मैकेनिज्म पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इंटरमीडिएट क्या बनता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी रहती है कैसी नहीं रहती, ठीक है। और लास्ट में आ गया आपका अमीन्स। अमीन्स में चुपचाप एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उतना पढ़ लोगे तो काफ़ी है। एनसीईआरटी में जो जो रिएक्शन उसके दिए हुए हैं बस वही कर लो, ठीक है। जो बेसिसिटी के रिगार्डिंग एनसीईआरटी ने कहानियाँ लिखी हैं वही करके चला जाओ। तो अमीन्स में उतना सा पार्ट सफिशिएंट है। एक जो आपको ध्यान देना पड़ेगा अमीन्स में, जैसे डायजो फॉर्मेशन है ना, डायजोटाइजेशन जो होती है, तो डायजोटाइजेशन के बाद क्या क्या रिएक्शन होते हैं, उनमें क्या क्या आउटपुट मिलती है, कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हो। एजो डाई बनानी है तो एनिलीन के ऊपर आपको एजो कपलिंग करनी है या फिनोल के साथ एजो कपलिंग करनी है, उसके लिए कौन सा मीडियम चाहिए। फिर एजो डाइज के स्ट्रक्चर्स भी आते हैं कई बार कि ये पर्टिकुलर एजो डाई है कि कौन से कलर की है, मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, एलिजरीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो कुछ कुछ जो पॉपुलर एजो डाइज हैं ये सारी मैंने अपनी 50 कॉन्सेप्ट सीरीज में करवाई हुई हैं। नाइट्रोजन के अमीन्स के प्रेपरेशन रिएक्शंस, राइट, एजो डाई की फॉर्मेशन, वो सब कुछ करवाया हुआ है। तो बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से ना एक लिस्ट बनानी है कि सर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे इन इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, और फिर उसको समय असाइन कर देना है कि इस दिन मैं इस चीज़ के ऊपर काम करूँगा। ओके, और अगर किसी चैप्टर में आपको ऐसा लगता है कि सर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, मैंने आपको ऑर्गेनिक के ऊपर 200 क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट है। 200 क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं पूरी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के ऊपर मिला के 200 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। वो वाली प्लेलिस्ट आपको मोस्ट रिसेंट वीडियोस में मिल जाएगी, है ना, उसका लाइव स्ट्रीम मैंने एक रिपीट किया था, तो उसको देख लीजिए। उससे क्या होगा, आप जब आप एक टॉपिक को पढ़ोगे और फिर मेरे वाले एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन सॉल्व करते समय कैसे इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है।
और यू कैन डू अनदर थिंग, अगर कैनवस क्लासेस ऐप आपने डाउनलोड किया हुआ है, उसके ऊपर एक कोर्स है। वैसे तो अभी सारे ऑल कोर्सेज इन वन सब्सक्रिप्शन मैंने ऐड कर दिए हुए हैं। उस पे कोर्स है 200 ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स, जहाँ ए को बी में कन्वर्ट करना, बी को सी में कन्वर्ट करना, सी को डी, इस तरह के जो सीक्वेंशियल रिएक्शन होते हैं ना कन्वर्जन वाले, उसमें ना बहुत सारे मैकेनिज्म हमारे रिवाइज हो जाते हैं। तो उन रिएक्शंस को अगर आप रिवाइज करोगे तो पूरी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रैंडम जो मैकेनिज्म्स हैं, नेम रिएक्शन, सब कुछ उन्हीं कन्वर्जन में मैंने रिवाइज करवाए हुए हैं, तो वो भी काफ़ी काम का है। ठीक है, तो एक बार इस तरीके से डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा के इसको कवर करना स्टार्ट करिए, एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये एडवाइस सही लगी, काम की लगी, या अभी भी आपके माइंड में कुछ और चीज़ें हैं पूछने के लिए, तो पूछ लीजिए। ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, और पॉजिटिविटी को कम नहीं करने देना है, बत्ती सी निकाल के रखनी है, स्माइल करते रहना है, और लर्निंग पे फोकस करना है। एग्जामिनेशन का स्ट्रेस नहीं लेना है, फेलियर सक्सेस का स्ट्रेस नहीं लेना है, सीखना है, कुछ बेहतर इंसान बनना है, एंड आप में दम है यार तो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं हो तो फिर किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ वंडरफुल डे।